Good morning, student. Myself Mohammed Shahzade sir, and now I'm going to start your next lecture. बच्चों पिछली क्लासेस में मैंने आपको जो ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है उसका चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर है जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इसका मेन पहला वाला सोर्स मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप ग्रुप वाले में जाके स्क्रॉल करके पीछे वीडियो सेंड हुई होगी, उसको देख लीजिएगा। आज जो है मैं आज को पढ़ाने वाला हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर। बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर को जानने से पहले हम लोग थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है हम लोग आज़ादी से पहले हम लोगों को द गोल्डन बेल्ट्स के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, हमारे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा थे, जिसकी हेल्प से हम हर चीज़ को मेंटेन कर सकते थे। हमारी लाइवलीहुड जो है सेल्फ डिपेंडेंट थी, मुझे किसी की भी कंट्री की मदद की ज़रूरत नहीं थी। और हम जो है वर्ल्ड फेमस थे। किसमें वर्ल्ड फेमस थे भाई? हैंडीक्राफ्ट के में वर्ल्ड फेमस थे। यानी 85% पॉपुलेशन अगर उस वक्त इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर के वर्क में, तो उसमें से 15% पर्सन इन्वॉल्व थी, पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इट मीन टू से कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उस वक्त भी बहुत ही अच्छा बूस्टअप था, बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। और हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम लोगों ने वर्ल्ड में मोनोपोली स्टेबल करके रखी हुई थी। इट मीन टू से कि हमारे कॉम्पिटिशन में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री थी ही नहीं हैंडीक्राफ्ट के बेसिस पे कि वो आगे डेवलप कर सके, हमसे ज़्यादा आगे निकल सके। हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथों से बनाए हुए सामान हुआ करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेशम से बनाई हुई साड़ी, चादर, कपड़े वगैरह। और ये जो है इतना ज़्यादा सॉफ्ट होते थे कि एक नॉर्मल रिंग में से पूरे के पूरे जो है शॉल या चादर वगैरह निकाला जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ल्ड फेमस में स्टेबल करके रखे हुए थे मोनोपोली इंडस्ट्री को। अब क्या हुआ कि आज़ादी से पहले हमारी पोजीशन ये थी, और यही देख करके अंग्रेज़ लोग जो हैं ब्रिटिशर हमसे अट्रैक्ट हुए कि भाई ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप है, क्यों ना इसको हम लोग यूज़ करें और इसका यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें। हम इनका इस्तेमाल करके, इनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें। और यही रीज़न था कि ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अपना इन्वॉल्वेशन दिखाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हमारी पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया, यानी डीमोटिवेट कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया। और हमारे प्रोडक्टिविटी को, हमारी हैंडीक्राफ्ट की वर्क को, हमारे जो वर्ल्ड फेमस थे वो हमारा बेकार हो गया। कैसे हुआ उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्री कॉलोनियल रूल से पहले हमारा ये सिचुएशन था। सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स एंजॉयड वर्ल्ड इकोनॉमी मोनोपोली हैंडीक्राफ्ट, एग्जांपल रिंग, ठीक है ना। फिर आप हेडिंग लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द एंड ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके रीजंस लिखेंगे। पहला, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन हो गई, कैसे ख़त्म हो गई, उसके बारे में। तो पहला इंडिया है। ये इंडिया को इन्होंने बना दिया, ब्रिटेन वालों ने बना दिया क्या? एक्सपोर्टर। किसका एक्सपोर्टर? रॉ मटेरियल का। ये कहते थे कि हमें रॉ मटेरियल जो है इंडिया से चीप प्राइस पे हम परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगे, और वापस हमें को ही ये जो है हाई प्राइस पर हमें ही प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने आप को बेचेंगे। यानी हमें तो एक्सपोर्टर बना दिया और हमें को इम्पोर्टर भी बना दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम खरीदेंगे आपसे सस्ते दाम पर, हमसे खरीदते थे और हमें महंगे दामों पर सामान को बेचते थे। सामान मान लेते हैं कि शीशम की लकड़ी लेके जाते थे 5,000 रुपये का, और हमको बेचते थे 50 से 5 लाख रुपए तक की एक्सपेंसिव वैल्यू एडिशन करके। सोचो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना हम एजुकेटेड थे, ना ही हमें आने वाली फ्यूचर के बारे में पता था। और मज़े की बात उस वक्त ये भी रहती थी कि बगल के घर में अगर आग लग जा रही है तो हमें अपना घर बचाने से मतलब है, बगल के घर में आग लग गई हमें उससे क्या मतलब। मगर उनको इस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त इंडियन को, कि अगर बगल के घर में आग लग गई तो हो सकता है वो आग की लपटें हमारे घर तक भी आ जाए। मगर उस वक्त तो ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। हमारा फ़ायदा हो रहा है ये जानना ज़रूरी था। उस वक्त दूसरे का नुकसान हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता था उस वक्त। ये याद रखिएगा, मतलब अपना फ़ायदा सोचते थे लोग, और बाकी किसी का नुकसान हो उनसे कोई मतलब नहीं। मगर धीरे धीरे यही रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, डिवाइन रूल को फॉलो करते हुए अंग्रेज़ पूरे इंडिया पे क्या करने लगे? रूल करने लगे, राज करने लगे। तो एक पहला सेक्टर ये था कि रॉ मटेरियल को बना दिया हमें एक्सपोर्टर, और हमें ही इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, और वैल्यू एडिशन करके हमारे ही पैसे को परचेज कर पूरा का पूरा लेके चले गए।
द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज इम्पोज्ड। हम दो उन्होंने पॉलिसी ऐसी स्टेबल कर दी हमारे इंडिया में कि हमें हम मना चाहते हुए भी उनके साथ कनेक्ट होना पड़ा। पहला, कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। हमें सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भी सामान बनाइएगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा तो मुझे ही सिर्फ बेचना, मुझे ही सिर्फ देना, बाकी किसी को नहीं बेच सकते। अगर बेचोगे तो जो है तुम्हें टैक्सेस वगैरह देना होगा। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अभी एक टॉपिक यहाँ पे आएगा, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ अभी एक टॉपिक आएगा ये वाला, इसको मैं जब समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए पहले। तो पहला है भाई कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ फिनिश रॉ मटेरियल एंड डेवलप इंडिया वाज एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन। हमें ही हमारे रॉ मटेरियल को अपने यहाँ लेके जाते थे, कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, और वापस हमें ही वंस अगेन ही सोल्ड में एज अ फिनिश गुड्स, और हमें मार्केट स्टेबल कर दिया अपने प्रोडक्ट को बेचने का। सोच लो कि हमसे खरीदते थे भी तो भी कमाए, बेचें तो भी कमाए, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है बेटा, एक सेकेंड, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटेन पर्सन नॉट गिवन एनी मनी इन फेस ऑफ टैक्स एंड इंडियन पर्सन गिवन टैक्स। क्या है भाई कि अगर हम ट्रेड करते हैं, चाहे हम एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, हमें तो देना पड़ेगा टैक्स। यानी इंडियन को अगर हम एक्सपोर्ट करें, अगर इंडियन जो है किसी को भी एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें तो देना पड़ेगा टैक्स, मगर ब्रिटिशों को कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं देना होता था। सोचो तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमारी तो वेल्थ तो कम होगी ही ना। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल को किसी विदेश में बेचने के लिए, विदेशों में भेजने के लिए हम अगर ब्रिटेन को मुझे टैक्स अगर भेजना, रॉ मटेरियल देना है तो हमें देना होगा क्या, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक। मगर अगर जो है वो अगर हमसे लेते हैं, अगर वो हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए ये रूल रेगुलेशन बना के रखा हुआ था। अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब क्या है, ब्रिटिश गुड्स जब हमारे इंडिया में आएगी तो उसको टैक्स नहीं देना, मगर हम अगर विदेशों के सामान को अगर परचेस करते हैं, मशीनों वगैरह को, कैपिटल गुड्स को, तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। हमें हैवी टैक्स ड्यूटी देना पड़ता था एक्सपोर्ट कर, अगर हम किसी विदेशी प्रोडक्ट को परचेस करते थे तो हमें क्या देना होता था, हैवी जो है टैक्स देना पड़ता था। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। और ये इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कई लोगों ने देखा कि भाई इस तरीके से होगा तो हम कैसे चल पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि हम इंडिया वाले हम जो ब्रिटिशर को कोई भी प्रोडक्ट ना उनको बेचेंगे ना ही उनसे खरीदेंगे, हम अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो वो क्या करते थे, लेबर को हायर कर दिया उन्होंने, बाहरी आउटसाइडर से लेबर हायर कर दिया। तो जब बाहरी आउटसाइडर से जब लेबर हायर करेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स गिवन होगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब जो ये टैक्स देना पड़ेगा तो कैसे देना होगा, मान लो कि 10 लेबर हमने बाहरी लोगों से मंगवाए, तो जब बाहर से लोग आएंगे हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इंडिया में इंडस्ट्री में, तो ब्रिटिशर ने उन पर कह दिया कि तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि अगर तुम इंडिया की इंडस्ट्री में काम करोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम हमारी इंडस्ट्री में काम करोगे ब्रिटेन के तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ लोग टूट के इधर चले गए, बाकी जो बचे वो यहाँ मजबूरन उनको काम नहीं मिलता तो करे तो क्या करें, तो फिर उनको एग्रीकल्चर में मजबूरन काम होना पड़ता। और ऑलरेडी पहले से ही ज़मीन इतनी है और उसमें 3 लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो फिर से और 8 लोग इसमें आ गए हम काम करने के लिए, तो रॉ मटेरियल उसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, लैंड थोड़ी ना बढ़ा, मेरा तो लेबर बढ़ गया ना। तो हमारा जो थोड़ा सा फिर जो है रॉ मटेरियल हमें मिलता था खाने पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, तो ये ज़्यादा दिक्कत आती थी। अब जब इनको जॉब नहीं मिली, जब ये आए और इनको जॉब नहीं मिली टैक्सेस की वजह से, तो कुछ दिन तक तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ना, कुछ दिन तक तो जॉब नहीं मिलेगी ना। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जिनको जो है कुछ टाइम के लिए बेकार होना पड़ता था, काम नहीं मिलता था, उनको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते थे। और जिनको काम ही नहीं मिलता था उनको क्या कहते थे हम लोग, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर इतना। तो ये वाला जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो किस में आएगा, हाई लेवल ऑफ फ्रैक्शनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल और हाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसे आती थी कि जब बाहर से हम हायर करते थे, जब उनको टैक्सेस की वजह से वो जो है उनको नहीं मिलता था जॉब, मतलब जॉब नहीं मिलती थी, तो मजबूरन उनको जो है ये 2 सिचुएशन को फेस करना पड़ता था, ठीक है बेटा। बाकी अगला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करते हैं।